हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है मैथ्यू आर्नोल्ड एज अ क्रिटिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है, जो कि नीचे लिखे हुए हैं, आप देख सकते होंगे। क्रिटिक क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ। क्रिटिक हम उस इंसान को बोलते हैं, उस पर्सन को बोलते हैं जो कि क्रिटिसिज्म करता है। अब क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म ये होता है कि किसी भी राइटर ने फॉर एग्जांपल कोई नॉवल लिखा, ठीक है, आपने वो नॉवल उठाना है और उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को आपने लिखना है और उस वर्क के बारे में आपने बताना है, यानी कि उसको क्रिटिसाइज करना है। मोस्टली जो उनसे हमारे जो क्रिटिक्स होते हैं वो नेगेटिव पॉइंट्स को निकालते हैं कि इस राइटर ने उस टाइम पर जो लिखा है वो उसने अपने माशरे के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में बुरा लिखा है। तो ये सारा क्या होता है? क्रिटिसिज्म। अब मैथ्यू आर्नोल्ड को अगर हम देखें तो ये एक पोइट भी हैं, एक राइटर भी हैं, उसके साथ साथ ये एक क्रिटिक भी हैं। और ये सबसे ज़्यादा फेमस अपनी लाइफ में अपने क्रिटिसिज्म की ही वजह से हुए थे। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से सुनना। अब इसका आंसर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड जो हैं इज़ द मोस्ट सेलिब्रेटेड क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन एज। यहाँ पर मोस्ट सेलिब्रेटेड क्रिटिक, इसके हम दो तीन मीनिंग्स ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्रिटिक थे या बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड क्रिटिक थे विक्टोरियन एज के, ठीक है। इंग्लिश क्रिटिसिज्म वॉज एट एन एडोलेसेंट स्टेज प्रियर टू मैथ्यू आर्नोल्ड। यहाँ पर क्या है कि मैथ्यू आर्नोल्ड जब इंग्लिश क्रिटिसिज्म में आए थे ना, तब इंग्लिश क्रिटिसिज्म को आए हुए कुछ ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ था। तो ये मतलब उसके शुरू के स्टेजेस में ही आए थे। एडोसेलेंट होता है कि यंगेस्ट एज में, यंगेस्ट स्टेज पर वो आए थे, ठीक है। विच वॉज ब्रॉट टू हाई पेडेस्टल बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। और इंग्लिश क्रिटिसिज्म को मैथ्यू आर्नोल्ड वाहिद शख्स तो नहीं थे, लेकिन और भी काफ़ी ज़्यादा राइटर्स थे, उनके साथ मैथ्यू आर्नोल्ड भी शामिल थे, जिनने इंग्लिश क्रिटिसिज्म को एक अच्छा मुकाम दिया, ठीक है, उनकी बेसिस बनाई। अब उस टाइम पर और भी कुछ क्रिटिक्स थे, जैसे कि हमारे पास है डॉक्टर जॉनसन एंड जॉन ड्राइडन। ये हमारे पास दो क्रिटिक थे उस टाइम पर। tried their level best to give English or literature new color and grandeur, but the credit to elevate English criticism to a new height goes to Matthew Arnold. अब उस टाइम पे सिर्फ मैथ्यू आर्नोल्ड तो नहीं थे ना, और भी राइटर्स थे, जिनमें डॉक्टर जॉनसन थे, आपने नाम याद रखना है, और जॉन ड्राइडन थे। इन दोनों ने भी इंग्लिश क्रिटिसिज्म में बहुत काम किया है, लेकिन जो काम मैथ्यू आर्नोल्ड ने किया है वो किसी और ने नहीं किया, ठीक है। ही पर्क्ड इंग्लिश क्रिटिसिज्म ऑफ द प्योरिटीज लेटेंट इन इट। यहाँ पर पर्क्ड जो है ना, इसका मीनिंग होता है साफ करना। इनने उसको फिल्टर किया इंग्लिश क्रिटिसिज्म को, और उसको मतलब हाई लेवल पर लेकर गए, ताकि लोग इसमें भी इंटरेस्ट लें। ये भी कोई चीज़ है। होता क्या था कि जोन से राइटर कोई वर्क लिख देते थे, वो तब के लोग पढ़ते थे और उसके बाद वो वर्क किसी काम का नहीं रहता था। मैथ्यू आर्नोल्ड और ये जो जॉन ड्राइडन और डॉक्टर जॉनसन हैं, ये वो लोग थे जिनने उन वर्क्स को उठाया और न्यू जनरेशन्स को दिखाया, ठीक है, उठाकर इन पर काम किया। आगे चलते हैं यहाँ पर। एंड हेल्प इट एक्योर अ यूनिवर्सल स्टेट। अब यहाँ पर इसको क्रिटिसिज्म को हर कोई पढ़ता है, यहाँ तक कि जो नॉर्मल नॉवेल्स वगैरह होते हैं उनमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती जितनी इन्फॉर्मेशन क्रिटिसिज्म में होती है। आगे चलते हैं। ही पर्क्ड इंग्लिश, ये तो हो गई। आर्नोल्ड क्रेव्ड फॉर प्योरिटी एंड मोरालिटी इन क्रिटिसिज्म। आर्नोल्ड वो वाहिद शख्स थे जिनने क्रिटिसिज्म के अंदर प्योरिटी और मोरालिटी को लेकर आए, ठीक है। ही इंसिस्टेड दैट लिटरेचर शुड बी ट्रीटेड एज अ प्लेटफॉर्म टू प्रोपगेट मोरल वैल्यूज। यहाँ पर इनने ये भी बताया कि
जोन सा लिटरेचर है ना, इसको हमें इस तरह यूज़ करना चाहिए कि ये मोरल वैल्यूज़ को फैलाए, ठीक है, मोरल एजुकेशन लोगों को दे ये। अब आगे चलते हैं। That's by the laid down that's by he laid down certain parameters to evaluate a work of art. इसी वजह से इनने काफ़ी पैरामीटर्स रखे जिनसे ये एक आर्ट वर्क को, एक पीस ऑफ राइटिंग को जज करते थे। एक्चुअली विक्टोरियन सोसाइटी वॉज पास्ड थ्रू एक्यूरेट क्राइसिस फॉलोइंग द क्लैश बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। विक्टोरियन सोसाइटी यानी कि विक्टोरियन एज पे जो सी विक्टोरियन सोसाइटी थी, वहाँ के जो से लोग थे वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार थे। अब वो प्रॉब्लम्स क्या थी? दो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, दो क्लैशेस चल रहे थे उस टाइम पर। वो कौन से थे? बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, यानी कि साइंस और रिलीजन के दरमियान में क्लैशेस चल रहे थे। कुछ लोग साइंस पर बिलीव कर रहे थे और कुछ लोग रिलीजन पे कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे रिलीजन इज एवरीथिंग, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे नहीं, साइंस सबसे बढ़कर है, ठीक है। साइंस चैलेंज द सुप्रीमेसी ऑफ रिलीजन, और वहाँ पर साइंस इस तरह तरक्की कर रही थी कि वो अब रिलीजन को चैलेंज कर रही थी, रिलीजन की रिस्पेक्ट को भी, ठीक है, उसके रुतबे को चैलेंज कर रही थी, विच क्रिएटेड अ चायोस इन सोसाइटी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सोसाइटी में क्या आ गया था? डिसऑर्डर आ गया था। अब कोई परफेक्ट बिलीव्स नहीं थे लोगों के, सब कुछ दरहम बरहम हो रहा था, हर चीज़ डिसऑर्डर थी। तो उस टाइम पर पीपल वर इन अ डायलेमा। अब डायलेमा क्या होता है? वो कंफ्यूज थे, ठीक है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम किसको चूज करें, वेदर टू एक्सेप्ट साइंस। अब वो एक्सेप्ट को साइंस को एक्सेप्ट करें या रिलीजन को एज अ गाइड फोर्स ऑफ सोसाइटी, या वो इन दोनों में से किसको चूज करें अपनी गाइड के तौर पर सोसाइटी को चलाने के लिए। एज दिस जंक्शन, जैसे कि ये जंक्शन चल रही थी, ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर थी, आर्नोल्ड आए और उनने जो उनसी ह्यूमैनिटी, जो उनसी प्रॉब्लम्स से गुजर रही थी, ठीक है, उनको वहाँ से निकालने की कोशिश की। किसके थ्रू? लिटरेचर के थ्रू। एट दिस जंक्शन Arnold came forward for the rescue of suffering humanity and held the view that literature should come forward to find out a way out of a complete mess. उनने कहा लिटरेचर ही एक वो वाहिद चीज़ है जो कि लोगों को इस मैसी सिचुएशन से निकाल सकती है। Thus, Arnold insisted that a very challenging job has to be carried out by literature. और वहाँ पर उस टाइम पर आर्नोल्ड को लगा, उनने इस बात पे फोर्स भी की कि लिटरेचर ही ये सारी चैलेंजिंग जॉब को कैरी कर सकती है। इट मस्ट प्रोपोगेट मोरल वैल्यूज़। यहाँ पर उनने कहा कि लिटरेचर में अगर हम मोरल वैल्यूज़ में को डाल देना तब भी ये कुछ कर सकती है। अब यहाँ पर एक वर्ड है, ये है टॉर्च बेयरर ऑफ सोसाइटी, यानी कि लीडर बन सकती है सोसाइटी की, उनकी गाइडेंस बन सकती है। ही ऑल्सो इंसिस्टेड दैट क्रिटिसिज्म शुड वर्क एज अ वॉच डॉग टू सी वेदर or not literature has carried out its responsibility properly. अब यहाँ पर वो क्रिटिसिज्म को उनका टीचर कह दें कि उस लिहाज से ये वर्क करेगा कि अब जो उनसे राइटर्स हैं वो कुछ लिखेंगे, ठीक है, जो वो लिखेंगे वो ही लोग पढ़ेंगे। अब वहाँ पर जो नॉवेल्स आ रहे हैं, जो मैगजीन्स आ रही हैं, उस टाइम पर कुछ मूवीज़ या ऐसा कुछ तो नहीं था ना, वहाँ पर लिटरेरी वर्क्स ही सब कुछ होता था। लोग पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आर्नोल्ड को लगा कि जब लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उसको जब क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, जब वो क्रिटिसिज्म उसके बारे में पढ़ेंगे तो वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से जज कर सकेंगे कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ बुरी है। He has suggested that critics should use the works of great masters of literature like Shakespeare and Milton. और यहाँ पर इनने ये भी सजेस्ट किया कि जोन से भी क्रिटिक हैं उनको मास्टर पीसेस को पर क्रिटिसाइज करना चाहिए, जैसे कि शेक्सपियर और मिल्टन के वर्क्स हैं, ठीक है, उनके पैरामीटर्स को फॉलो करके क्रिटिसाइज करना चाहिए।
वो हैव इनरिच्ड सोसाइटी बाय देयर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, जिनने अपने एक बहुत ही अच्छे कंट्रीब्यूशन से सोसाइटीज़ को इनरिच कर दिया है, उनको अपना सब कुछ दे दिया, उनको बहुत नॉलेज दी है. दिस this initiative will help critics evaluate the work of art and give proper treatment accordingly. और ये ही वो चीज़ है जो कि हमारे क्रिटिक्स को गाइड करेगी कि उन्हें किस तरह काम करना है, ठीक है, और वो उसी तरह प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे अपने अपने क्रिटिसिज्म को, और अच्छे से काम करेंगे. यहाँ पर एज अ क्रिटिक तो हमारा क्वेश्चन था, और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं. तो ये जो पैराग्राफ था ना, इसमें फुल जर्नी थी कि किस तरह उनने दूसरे क्रिटिक्स को भी उभारा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये खुद एक क्रिटिक बने, ठीक है, क्योंकि इन्हें लगा कि एक क्रिटिक ही सोसाइटी को ठीक कर सकता है. और उसके बाद इनने दूसरे क्रिटिक्स पर उनको उभारा कि आप लोग भी इस पर आओ, क्योंकि इस टाइम सोसाइटी को सिर्फ क्रिटिसिज्म की ही ज़रूरत है, क्योंकि इनको नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है. अब आगे चलते हैं. आगे आर्नोल्ड हैज़ कॉल्ड this practice of using the works of great masters as a parameter for evaluation of a work of art as touchstone theory. अब यहाँ पर touchstone theory जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आर्नोल्ड ने दी थी. अब इस थ्योरी में क्या है, इस थ्योरी में ये होता है कि जो उनसे हमारे पुराने राइटर्स हैं, जैसे कि शेक्सपियर हो गए, मिल्टन हो गए, ठीक है, उनने कोई वर्क्स किए, उनने लिखे, ठीक है, और लिख के उनने छोड़ दिए. तो यहाँ पर टचस्टोन थ्योरी में आर्नोल्ड ये बताते हैं कि जोन से ब्रिलियंट मास्टर राइटर्स थे, उनने जो उनसे वर्क्स लिखे उनको आप उठाएं और उनको पढ़ें और उनके पॉइंट्स को आगे लिखें और बताएं कि ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पर, ठीक है. तो ये क्या होगा, ये इनने अपनी टचस्टोन थ्योरी में बताया, जिससे लोगों को आइडिया होगा कि क्या पहले होता था, क्या अब होता है, क्या हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए, या हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं. वो सब कुछ आर्नोल्ड ने बताया. लेटर ऑन F.R. Lewis also expressed solidarity with Arnold's views. अब लेटर पहले तो आर्नोल्ड के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि यह किस किस्म की बेवकूफ़ वो वाली हरकत कर रहा है. लेकिन उसके बाद कुछ अरसे बाद एक हमारे पास और क्रिटिक बने जिनका नाम था F.R. लेविस. इनने आर्नोल्ड का साथ दिया और इनने भी क्रिटिसिज्म पे और जो कुछ भी आर्नोल्ड ने बोला उनके व्यूज़ में उनको सराहा, अप्रिशिएट किया, saying that critic must ensure that values and norms must be propagated through literature. और यहाँ पर उनने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है कि जो सा लिटरेचर है ना, वो ही वैल्यूज़ को और नॉर्म्स को फैला सकता है. He laid emphasis on purity of criticism which he may have inherited from Arnold. और इनने इस बात पर भी एम्फेसिस किया कि जो क्रिटिसिज्म है ये प्योरिटी से भरा हुआ होना चाहिए, इसमें अपने जो उनसे नज़रियात हैं वो होने चाहिए, बजाय ये कि आप किसी के लिए बुरा कहने के लिए ही सिर्फ क्रिटिसिज्म लिखो, ठीक है. जो आपका दिल कहता है कि ये बात सही है तो उसको सही भी बोलो. आर्नोल्ड हैज़ डिफाइंड पोइट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ. इनने पोइट्री को भी क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कहा है, ठीक है. He insisted that poetry must concern on those activities which enable man to achieve excellence in life. और इनने ये कहा कि पोइट्री में हर वो चीज़ होनी चाहिए जो कि एक इंसान को इस काबिल बनाए कि वो अपनी ज़िंदगी में सबसे अच्छा कुछ हासिल कर सकता है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में अच्छा कुछ हासिल कर सके. His critical output finds expression in two books. अब इनके ये जो critical outputs थे इनके, वो 2 बुक्स में हमें नज़र आते हैं. फर्स्ट essays in criticism और सेकंड बुक है Culture and Anarchy.
आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तब भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। मैं ज़रूर उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।